नहीं, रिज्यूम पॉज हुई, अब हुई है। इसमें रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है ना, यहाँ से शुरू कर लेंगे। चलो, विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। 9 क्वेश्चन देखो बच्चे। अनूप, ये क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चे? बहुत ही इजी था ये तो, एनसीईआरटी में इस तरह के क्वेश्चन आप लोग करते ही हो, कोई इसमें बड़ी चीज नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, एआईपीएमटी मेंस में है। विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अमंग द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लगेगा पारस? आप लोग जरा देखिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने थे, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ध्यान से सुनो, मोल्स नहीं बोले हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोले हैं। दिशा, इसका मतलब एवोगैड्रो नंबर सब में मल्टीप्लाई होना है। तो आप लोग जब भी इस तरह का क्वेश्चन करोगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स वाला, तो एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करोगे, ठीक है बच्चों? एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई ओके सर। नहीं करोगे। नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो यहाँ पर। बच्चे कहते हैं सर इसमें तो मॉलिक्यूल लिखा है, अरे मॉलिक्यूल लिखा है बट आप क्यों कर रहे हो कैलकुलेट? आपका तो टाइम वेस्ट हो रहा है ना, क्योंकि सब में नंबर ऑफ देखो, सब में आ जाएगा ना ये Na, तो बात समझ में आ रही है? चारों ऑप्शनों में Na तो कॉमन ही है, यस सर। आपको सिर्फ बाकी रेशो देखनी है। तो बाकी रेशो कैसे निकलेगी? जैसे सल्फर डाइऑक्साइड का 64 ग्राम है, इसको सिर्फ कैलकुलेशन में जितना टाइम ले सकते हो जल्दी से जल्दी करो। 64 अपॉन सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है कुणाल? सल्फर 32, ऑक्सीजन 16, 16 टू द 32, 64। 64 हुआ। तो यानी कि 1 आ गया है, पहले का तो आ गया 1 यहाँ से, ए ऑप्शन। दूसरे में देखो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी 1 ही हो जाएगी, 44 होता है कार्बन डाइऑक्साइड का भी भाई, ये भी 1 हो गया, यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो किसी भी कीमत पर नहीं हो सकते। कितना टाइम लग रहा है आप देखो, सेकंड्स नोट करो कितना टाइम लगा रहे हो आप और कितना लगना चाहिए। 48 को ओजोन से डिवाइड करो, ओजोन का हो गया 16 3 जब 48, ये भी 1 है। 48। और हाइड्रोजन का होगा, यहाँ पर ये सबसे मैक्सिमम आ गया, देखो कितना टाइम लगा, 8 डिवाइडेड बाय 2, 2। तो यानी 4, यानी कि ऑब्वियसली ये है, डी ऑप्शन है इसका। क्या था इस क्वेश्चन में? यस सर। अगर आपने इसमें 10 सेकंड से 20 सेकंड से ज्यादा टाइम लगाया तो फिर तुम्हारा पढ़ाई करने का कोई फायदा ही नहीं है फिर, है ना? 11th क्लास में पढ़ाई करने का क्या फायदा? अगर मूल, बच्चे मूल कॉन्सेप्ट जो है ना, पता है इतना बेसिक होते हुए भी क्वेश्चंस गलत करके आते हैं बच्चे, मैं आपको ये गारंटी देता हूँ। ये सच में इतना ट्रिकी टॉपिक लगता है बच्चों को, क्योंकि कई बार मॉलिक्यूल्स की जगह मोल समझ लेते हैं, कभी मोल्स की जगह, हाँ, तो ये इसमें अटक जाते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, कोई इशू नहीं है इसमें, क्वेश्चन समझो बस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, 10th वाला। इसमें क्या है, एक बार को दोबारा स्क्रीन शेयर करते हैं। अब हमारे कौन कौन से क्वेश्चन रह गए हैं, फिर मैं वो तुम्हें थोड़ा सा आगे वाला टॉपिक भी बताऊंगा। अच्छा, अब 10th वाला क्वेश्चन। 10th वाला क्वेश्चन बच्चे रेट ऑफ एफ्यूजन के ऊपर बेस्ड है, मैंने बताया था स्टेट्स ऑफ मैटर के ऊपर है ये बच्चे। स्टेट्स ऑफ मैटर का एक टॉपिक आएगा, है ना, गैसेस के बिहेवियर, काइनेटिक, एक थ्योरी है काइनेटिक थ्योरी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ कोलिजन, ठीक है, गैसेस के कोलिजन का। वो सिलेबस से कट गया था बट है इसमें। तो उसमें एक एक लॉ आता है, बताया था आपको मैंने, ग्राहम लॉ ऑफ एफ्यूजन, ग्राहम्स लॉ ऑफ एफ्यूजन। एफ्यूजन एक प्रोसेस होती है गैसेस से रिलेटेड, जैसे कुछ कॉन्सेप्ट गैसेस के फिनोमिना होते हैं, जैसे डिफ्यूजन, एफ्यूजन हो गया, डिफ्यूजन हो गया, ठीक है। तो ये दो फिनोमिना होते हैं। तो अभी शॉर्ट में अगर हम देखें तो जब पढ़ेंगे तब तो डिटेल हो जाएगी, अभी आप बस इतना याद रखो कि उस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो हमारा जो रेट ऑफ एफ्यूजन होता है, जिसको जेड से अगर रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है मोलर मास के, ठीक है बच्चों? दिशा समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला आप नोट कर लो, कल मैंने लिखवाया था, ये है, अगर आप लोगों ने नहीं लिखा है। Z इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1 अपॉन अंडर रूट m, वेयर m इज द मोलर मास, ठीक है कुणाल? तो ये क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया था क्योंकि मोलर मास का क्वेश्चन इसमें मतलब समझ के डाल दिया गया है, अदरवाइज ये है तो चैप्टर 5 का ही, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या था, अ गैस, सर्टेन गैस टेक 3 टाइम्स एज लॉन्ग। एक गैस जो है हीलियम के कंपैरेटिवली 3 गुना टाइम ज्यादा लेती है एफ्यूज होने में, तो इसका मोलर मास क्या होगा? अगर कोई गैस हीलियम से 3 गुना ज्यादा टाइम लेती है एफ्यूजन में, इसका मतलब बच्चे उसका रेट ऑफ एफ्यूजन क्या हुआ? 1/3 हुआ हीलियम के कंपैरेटिवली। ये वीडियो ऑफ करूं बच्चे अगर ऑडियो क्लियर नहीं है तो? बताओ, क्लियर आ रही है? ऑडियो क्लियर है? स्क्रीन ऑडियो? बच्चे वीडियो ऑफ रखूं अगर आपको ऑडियो क्लियर नहीं है तो? ठीक है सर। बता दो, मुझे बता देना है जैसे ही आपकी आवाज कटने लगे ना, फ्लक्चुएशन हो। वीडियो रखने का कोई फायदा तो ओके है सर। नहीं, हाँ, शक्ल देखने से कोई फायदा तो नहीं, आवाज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, फिर भी आई कांटेक्ट होता है तो इसलिए थोड़ा जरूरी है।
स्क्रीन पर। चलो, Z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m मोलर मास। अब देखो, अगर कोई गैस बच्चे 3 गुना ज्यादा टाइम ले रही है, इसका मतलब वो 3 गुना स्लो है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब बच्चे हीलियम के कंपैरेटिवली उसका रेट यानी Z की जो वैल्यू है वो 1/3 टाइम्स है, इसका मतलब। अच्छा, अगर इस लॉ को अगर हम दो गैसेस के लिए लिखे कुणाल, इसी रिलेशन को दो के लिए लिखें, तो आप कैसे लिखोगे? प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दो, ये लिखना आता है आपको? जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता है तो मैंने बताया था एक कांस्टेंट आता है। अब क्योंकि दोनों गैसेस हैं तो बच्चे वो कांस्टेंट आपस में कट जाएगा, देखो रेशो आ जाएगी Z1/Z2। ये आपको फिजिक्स में और केमिस्ट्री में कई बार बच्चे कोई क्वेश्चन ना, अगर कोई लॉ दिया होता है उसको 2 या 3 के लिए हमें रिलेटिव रेशो बना के करना होता है, तो आप क्या करो, बस यहाँ पर ये देखो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो बच्चे जैसे मान लो अभी यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ Z के अकॉर्डिंग M दूसरी साइड है अपॉन में, देख रहे हो? तो Z1 के सामने बच्चे क्या आना चाहिए? यहाँ पर Z1 के सामने क्या आना चाहिए? अंडर रूट M2 आना चाहिए, समझे? अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा दिशा, तो Z1 के सामने अंडर रूट टू M2 आएगा, क्योंकि इनवर्सली है ना, उल्टा, ये इधर का इधर। और Z2 के लिए फिर यहाँ Z2 के सामने क्या आएगा? मोलर मास ऑफ वन गैस, फर्स्ट गैस। मेरी बात समझ में आई? अगर इस तरह का कोई रिलेशन हो, आपको प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना हो, ये कोई चीज बेसिक चीजें हैं बच्चे, ये सब नहीं बताई जाती हैं वहां पर, लेकिन ये चीज सीखनी है आपको। अगर कोई लॉ है आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, जैसे मान लो ग्रेविटेशन में भी आता है ना वो m1/m2/r² है, तो आपको अगर मान लो R1 की रेशो के हिसाब से देखना है तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हो इनवर्सली के लिए। अगर यहाँ डायरेक्टली होता तो कुणाल क्या होता? Z1 के सामने बच्चे M1 होता और Z2 के सामने M2 होता। मेरी बात समझ में आ गई पारस? ये है किसी भी चीज को करने का तरीका, ठीक है? अगर रेशो आप लिख रहे हैं, बच्चे सबको समझ में आया? तो बस आपको यहाँ वैल्यू पुट करनी थी, Z1/Z2 की वैल्यू पुट करेंगे, और हमें यहाँ पर मोलर मास, मान लो अब आपको एक गैस लेनी है, कोई हीलियम गैस कौन सी ले रहे हो, मान लो अगर 1 कंसीडर करते हो हीलियम को, तो यहाँ Z1 और M1 की वैल्यू आपको दे रखी है, यहाँ लिख रहा हूं मैं राइट साइड पर। Z1/Z2 बच्चे कितना हो जाएगा? अगर हीलियम गैस का आप 1 मानते हो, हीलियम गैस का अगर रेट 1 मानते हो, तो फिर जो नीचे वाली गैस है यानी कि सेकंड वाली गैस है, उसका कितना होगा? 3 गुना स्लो है वो कुणाल, 3 गुना स्लो है, यानी 1/1/3 होगा, इज इक्वल टू अंडर रूट M2 तो हमें निकालना ही है, और M1 हमें दे रखा है। मोलर मास ऑफ हीलियम पता है ना आपको, 4 होता है। दिशा समझ में आया मैंने 1/1/3 क्यों लिखा है? एज पर क्वेश्चन द रेट ऑफ एफ्यूजन ऑफ द अदर गैस इज 3 टाइम लेस। आवाज कट रही है आपकी। अच्छा, वीडियो ऑफ कर लेता हूँ फिर। चलो अब बताओ कुणाल, एक बार रिपीट करो बच्चे, समझ में आया? हमने 1/3 क्यों पुट किया? 1/1/3 क्यों पुट किया? क्योंकि Yes, sir. बच्चे ये जो दूसरी गैस है उसका रेट ना, यहाँ क्या लिखा है? टेक्स 3 टाइम मोर, है ना, 3 टाइम्स एज लॉन्ग। इसका मतलब 3 गुना टाइम ज्यादा ले रहा है वो। अगर टाइम ज्यादा ले रहा है इसका मतलब उसका रेट तो कम हुआ ना। जैसे मान लो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि दो लोग चल रहे हैं, ठीक है, सेम लोकेशन से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहे हैं दो लोग, और द फर्स्ट पर्सन इज मूविंग, क्या बोलेंगे, इज टेकिंग मोर टाइम, ठीक है। अगर हम बोलें कि एक पर्सन जो है, ए पर्सन जो है वो बी से क्या है, ज्यादा टाइम ले रहा है, तो इसका मतलब ए इज स्लोअर देन बी, ठीक है दिशा? तो इसीलिए बच्चे मैंने 1/1/3 कर दिया यहाँ पर। ये समझ में आ गया? बस इसको सॉल्व करना है आपको। अंडर रूट कैसे हटेगा बच्चे? स्क्वायर करके दोनों साइड, ये 1/3 ऊपर जाके ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट से हट जा, ये यहाँ से हट जाएगा, और यहाँ इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर कर लो, तो इधर तो स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर 9 और M2/4, तो M2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 का स्क्वायर यानी 9, 9 4 जा 36, ठीक है। 10th क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? अब हमारे कौन से क्वेश्चन रह गए हैं? ठीक है दिशा, समझ में आ गया बच्चे क्वेश्चन? यस सर। कोई डाउट है तो पूछ लो, ऐसे दुखी होके मत बोलो। नो सर। अच्छा चलो, 7th रह गया हमारा। सर 1/3 से समझाना। अच्छा अनु, अच्छा आप पूछ रहे हो। बच्चे सुनो, मेरी बात सुनो, ये जो लॉ है ना इसको नोट कर लो आप, ये रिलेशन नोट करो पहले तो।
Z1 अपॉन, ये फॉर्मूला नोट करो अपनी नोटबुक में, Z1 अपॉन Z2 जो लिखा था मैंने, अंडर रूट, ये तो नोट कर लिया ये तो। कर लिया। अब मेरी बात सुनो, 1 का मतलब है पहली गैस यानी हीलियम। Z1 कौन सी गैस है? Z1 हम किसके लिए लिख रहे हैं? हीलियम के लिए। और Z2 हम लिख रहे हैं दूसरी वाली गैस जो क्वेश्चन में बोला है ना, ये सर्टेन गैस, कोई एक गैस, दूसरी गैस की बात कर रहे हैं, तो एक्स गैस लिख लो। अब आपको एक्स गैस का बच्चे रेट दे रखा है, एक्स गैस का आपको रेट दे रखा है। मान लो अगर आपको हीलियम का रेट अगर आप जेड लिखते हो, एक बात बता रहा हूं, तो इस वाली गैस का कितना है रेट अनु? Z/3 है। इस तरीके से समझ लो आप, अगर इस हीलियम गैस का जेड है तो इसका 3 गुना कम है, Z/3 है। अब ठीक है, अब इसको जरा पुट कर दो ऊपर वाले फॉर्मूले में, पुट करना Z1 अपॉन Z2 की वैल्यू पुट कर दो, और M1 भी क्वेश्चन में आपको गिवन है, M1 है 4 और M2 आपको फाइंड आउट करना है। अब नोट करो बच्चे, जो मैं लिख रहा हूं ना ये नोट करते जाओ साथ के साथ, अब हो जाएगा क्वेश्चन। अगर आप इसको ऐसे लिखोगे Z/3 इज इक्वल टू M2 अपॉन M1 4 है, तो Z से Z कट गया, सही है। क्वेश्चन में यही तो रिलेशन दिया है, ऐसे क्वेश्चन तो प्रोपोर्शन वाले बहुत किए हैं आपने। 3 इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट M2 अपॉन 4, वही है, दूसरा तरीका मैंने आपको बताया। स्क्वायर कर दो बच्चे, स्क्वायर रूट हटाने के लिए, ठीक है, ये आ गया, M2 की वैल्यू निकल गई। ठीक है अनु, चलो सर चलो फाइन, चलो इजी क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने का हमें कोई फायदा ही नहीं है। चलो 6 और 7 देख लो, नोट कर लो इसको, फिर से 6 और 7 पे आते हैं। 6 क्वेश्चन बच्चे एम्पेरिकल फॉर्मूला है, तो आपको मैंने एम्पेरिकल बच्चे एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करा रखे हैं, तो तुम लोग इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हो। दिशा कैसे करेंगे बच्चे बताएंगे? हमें यहाँ पर मास परसेंटेज दे रखी है तीनों की। देखो एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। कार्बन दे रखा है 38.71 और क्या लिखा है, ये हाइड्रोजन है 9.67 और बचा हुआ जो है वो ऑक्सीजन है। ठीक है, दे नहीं रखा है यहाँ पर। आप ये देखो 100% में से दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करना, पारस कितना आएगा? 38.71 और 9.67, जरा जल्दी से बताओ मुझे, कैलकुलेटर उठा के, 8:30 हो गए। हाँ कितना आएगा? इन दोनों को ऐड करो, 66 पॉइंट ना, देखो जरा एक बार, 38 पॉइंट 48 पॉइंट 48 पॉइंट आगे 38 So 48.38. आ गया। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन को बच्चे क्या करना है, मैंने आपको बताया, तुरंत आपको जैसी परसेंटेज दिया है, पूरे का मास मान लो 100 ग्राम है, इस पूरे कंपाउंड का मास मान लो 100 ग्राम है, इसका मतलब ये हो गया 38.71 ग्राम, हाइड्रोजन हो गई 9.67 ग्राम और ऑक्सीजन हो गई 48.38 ग्राम। ठीक है दिशा, अनूप समझ में आ गया? बिल्कुल इजी, कुछ नहीं करना। Yes, sir. आपको ये गिवन मास दे दिया, यानी जी लिखा है, इसका गिवन मास है, आपको नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो और उसकी एक रेशियो बना लो। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं बच्चे? कार्बन के मोलर मास से डिवाइड करोगे इसको, यानी 12 से, ठीक है। हाइड्रोजन का मोलर मास 1 होता है और ऑक्सीजन का है 16। रेशियो देखो कितनी आ 16. रही है, रेशियो कितनी आ रही है? 38.71 को अगर 12 से डिवाइड करें तो लगभग लगभग देखो, आइडिया समझो, 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 3.22 3.22 आ रहा है। गुड कुणाल, एक डेसिमल, 2 डेसिमल से ज्यादा कैलकुलेट करना ही नहीं है अपने को, 3.22 बहुत है। इधर हो गया 9.67 आ गया, इसमें हमने कोई और कुछ तो नहीं करना, हाँ ठीक है। और ये कितना हो गया? 16 3 जा 48, तो यानी कि ये बन रहा है 3.023. 023। अब बच्चे यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक सिंपल होल नंबर रेशियो निकालनी है इन तीनों के बीच में। देखो क्वेश्चन इसी तरह का आंसर है, CHO CH4O CH3O, आई थिंक इसका अभी देख लेते हैं। अब आप इसकी सिंपल होल नंबर कैसे कैसे लिखोगे बच्चे? सबसे जो छोटा नंबर है ना उससे तीनों को डिवाइड कर दो। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो यही करना है आपको, 3.023 को तीनों से डिवाइड कर लो, तो क्या मिलेगा? यही तरीका बच्चे, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा।
ये आ जाएगा 1 पॉइंट कुछ समथिंग, आई थिंक 1.1 ऐसा कुछ आएगा। यहाँ कितना आएगा, 3 3 जब 9 है तो लगभग 3.2 ऐसा कुछ आएगा। और यहाँ भी, यहाँ तो 1 ही क्लियर आ गया। क्या रेशियो दिख रही है आपको, तुरंत दिख गया होगा। इतना टाइम लगना ही नहीं है इस क्वेश्चन में, है कि नहीं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है शायद। तो 1:3:1। 3:1। हाँ, अगर सिंपल होल नंबर देखेंगे तो ऐसी कुछ आएगी बच्चे। 3 पॉइंट में भी कुछ, यहाँ पर भी 3.01। अगर आप थोड़ा बहुत है तो उसको नेग्लेक्ट करेंगे, है ना, क्योंकि हमें तो सिंपल होल नंबर रेशियो चाहिए, CS3O। इजी है, अनु समझ में आ गया, नोट कर लो। चलो एनसीईआरटी का क्वेश्चन, आई थिंक ये तो कुछ भी नहीं है इसमें, ये एनसीईआरटी टाइप क्वेश्चन दे दिया है, आया हुआ एग्जाम में तो करा दिया मैंने आपको। नंबर ऑफ, अच्छा अब रह गया 7th वाला क्वेश्चन, देखिए 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वर फिल्ड इन ए स्टील वेसल एंड एक्सप्लोडेड। बच्चे हाइड्रोजन में हमने यहाँ पर, यहाँ लिखा हुआ है H2 गैस को, तुरंत रिएक्शन लिख लो आप, जैसे भी कोई क्वेश्चन दिया है तुरंत रिएक्शन लिखोगे। वाटर प्रोड्यूस बताना है आपको कितना है। सबसे पहले रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्रिक बैलेंस करो, तो 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, हो गया बैलेंस। चलो क्वेश्चन में दिया है 10 ग्राम हाइड्रोजन के साथ आपको 64 ग्राम ऑक्सीजन दी है और पूछा है कि कितना वाटर बनेगा। तुरंत बच्चे लिमिटिंग रिएजेंट देखना है आपको, दिशा है ना, तुरंत लिमिटिंग रिएजेंट देखना है। आप यहाँ नोट करो बच्चे, 1 मोल ऑक्सीजन के लिए तुम्हें 2 मोल हाइड्रोजन चाहिए। अगर ग्राम से समझो तो ग्राम से समझ लो, रेशियो तो रेशियो ही होती है। 1 ग्राम ऑक्सीजन के लिए आपको कितनी ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, 2 ग्राम, यानी डबल चाहिए उसकी। तो यानी ऑक्सीजन 64 है तो हाइड्रोजन होना चाहिए था 128, है नहीं, इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा चला गया, हाइड्रोजन है लिमिटिंग रिएजेंट, LR। ऑक्सीजन। हाँ क्यों, कैसे, ऑक्सीजन 64 ग्राम दे रखी है, कैसे बच्चे ऑक्सीजन कैसे हुआ, 10 ग्राम हाइड्रोजन दी है ना, होनी कितनी चाहिए थी, ऑक्सीजन की डबल हाइड्रोजन होनी चाहिए थी। कुणाल क्या हो गया तो तुम्हें, 128 ग्राम। होनी चाहिए थी, बट 10 ग्राम दे रखी है। लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होता है, जो पहले कंज्यूम हो जाएगा बच्चे, पहले कौन सा रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएगा, बताओ पहले कौन सा खत्म होगा, 10 हाइड्रोजन। 10 ग्राम हाइड्रोजन खत्म हो जाए, यही तो हमें चाहिए, इसी के अकॉर्डिंग हमें वाटर निकालना है। यही बच्चे गलती करते हैं, अगर आप ऑक्सीजन कर दोगे तो आप गलत लिख के आ जाओगे, यहाँ पर ऐसा ऑप्शन दिया होगा, यहाँ पर इन चारों में से एक ऑप्शन जरूर होगा जो ऑक्सीजन के हिसाब से मैच करेगा। अब जरा मुझे बताओ, 2 मोल ऑक्सीजन 2 मोल वाटर बना रहे हैं, ठीक है दिशा, तो इसका मतलब 1 मोल हाइड्रोजन कितना बना रहा है, जल्दी से लिखिए, 1 मोल वाटर, ठीक है ना। चलो, और क्वेश्चन में दिया कितना है हमें, क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, 64 ग्राम ऑक्सीजन है। चलो तो पहले एक काम करते हैं, इसका मोलर मास लिख लो। 1 मोल हाइड्रोजन में बच्चे कितना इसका हो गया, गिवन मास हमें दे रखा है हाइड्रोजन का 64, और 64 को डिवाइड करो, कितने नंबर इसके मोल्स निकाल लेते हैं, 64 ग्राम डिवाइडेड बाय 2, तो यानी 32 ग्राम आ गया। यानी बच्चे 32 ग्राम जो हाइड्रोजन है वो कितना बना रहा है, 1 मोल वाटर, ठीक है ना। एक बार को 1 मोल है नहीं तो, हाँ ठीक है, 1 मोल वाटर बना रहे, 1 मोल का इसका मास है 18, है ना, 18 ग्राम। तो यानी 32 ग्राम हाइड्रोजन से आप समझो हमने 18 ग्राम वाटर बनाते हैं। तो अगर 32 के अकॉर्डिंग अगर यूनिट यहाँ लिख लेते हैं तो हमारा ये आ गया 1 ग्राम हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, 18/32, ठीक है दिशा, और मल्टीप्लाई कर दो इसको, जो दे रखे हैं कितना है 64 है, करो, एटीन टू जा 36 ग्राम। अगर यहाँ पर क्वेश्चन मोल का पूछा है तो बच्चे हमें वैसे ना इसको मोल के मोल में ही रखना था, हमने 18 ग्राम की जगह 1 मोल ही समझ लेते तो भी ठीक रहता हमारा, है ना। 18 क्यों लिख रहे हैं हम, 18 ग्राम की जरूरत ही नहीं है, 1 मोल लिखिए आप। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ, 18 को जब आपने 18/32 इंटू 64 सॉल्व किया तो हमारे पास यहाँ आ गया 1
2 मोल्स आ गया इसका आंसर, है ना। अगर आप देखोगे तो 36 से भी 2 मोल्स आ रहा है इसका आंसर, 2 मोल आ जाएगा बच्चे, 2 मोल बने, वाटर के 2 मोल मिले। 36 ग्राम का मतलब वैसे भी है 18 ग्राम 1 मोल का होता है, तो 2 मोल्स होते हैं, ठीक है। अगर आपको मोल्स में ही निकालना था तो ग्राम की करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पर हम इसकी जगह यहाँ पर 1 मोल लिख देते, है ना। तो 1 मोल, एक बार को सारा वो कर देता हूँ, हम इसकी जगह लिखते 1 मोल वाटर इनटू क्या रेशो आ रही थी हमारी 64/32, बस यहीं पर सॉल्व हो जाता, तो ये हो जाते 2 मोल वाटर, 2 आ जाता है, तो इसका आंसर 2 मोल है। ठीक है बच्चों, सारे क्वेश्चन हो गए। यहाँ पर कोई क्वेश्चन रह गया देखो जरा, ये 10 क्वेश्चंस तो सारे हो गए हमारे, ऊपर वाले भी हो गए थे। इसका क्या निकल के आया था डेंसिटी वाले का, तो फर्स्ट आया था इसका। हाँ इसका ये गलत है, सॉरी ये ठीक गलत हो गया, कोई बात नहीं, ये मैं तो ऐसे रैंडमली लगा रहा था, इसका 5 लीटर है। चलो, तो ये 10 क्वेश्चन समझ में आ गए। इसके बाद बच्चे जो मैंने आपको एक टॉपिक कराना है पीओएसी, तो बच्चे नीट में बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता है, जेई एडवांस में क्वेश्चन है उसके, लेकिन फिर भी ये टॉपिक जो है मैंने नोट्स में आपको भेज रखे, नोट्स के अंदर ही है। अब 8:40 भी हो गए हैं, तो आज की क्लास में रहने देते हैं। ये 10 क्वेश्चन आप लोग एक बार फिर ट्राई करोगे, और इससे मिलते जुलते जो क्वेश्चन है और मैंने जो बताए हैं वो भी आप कर लेना, ठीक है। हो सके तो मैं एक प्रैक्टिस सेट, और यहाँ पर पीछे भी एक प्रैक्टिस सेट है, देखो एक बार आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर नीचे वाला एक प्रैक्टिस सेट है, ये वाला है ना, सेट 2 आपको भेज रखा है मैंने पहले ही। तो ये क्वेश्चंस आपको आज होमवर्क में ट्राई करने हैं, पहले पीछे वाले करोगे फिर ये आगे वाले करोगे। तो इसमें है जैसे एक्सेस ऑफ AgNO3, इस तरह के क्वेश्चन है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। चलो ट्राई करना, थोड़ा सा लेवल कोई कोई क्वेश्चन का आपको टफ लगेगा, कोई बहुत ईजी लगेगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में है, तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेस दे रखा है, फिर 2.4, ये तो लीटर वाला है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, ये तो फटाफट हो जाना चाहिए आप लोगों का। मैंने बताया था एवोगैड्रो लॉ ऑफ गैसेस जो होता है वो ये कहता है इक्वल गैसेस ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ, क्या बोलेंगे, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, हाँ, एट सेम टेम्परेचर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। अगर आप प्रेशर ऑफ स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कर देते हो या फिक्स कर देते हो, तो जो बच्चे इक्वल वॉल्यूम होता है ना गैस का, उसके अंदर सेम नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, तो मोलर रेशो भी सेम ही आती है। जिस रेशो में ये ऐड होंगे ना, हाइड्रोजन जैसे 22.4 लीटर हाइड्रोजन का मतलब दिशा कितने नंबर ऑफ मोल्स हो गए हाइड्रोजन के, बताइए। 22.4 लीटर लिखा हुआ है हाइड्रोजन का, तो इसका मतलब क्या है, सो 1 मोल। हाँ वेरी गुड, 1 मोल है। और ये कितना है जरा देखना समझना, 0.5 मोल ऑफ क्लोरीन। तो इसका मतलब तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, 1 मोल इसका हाइड्रोजन का और 0.45 मोल क्लोरीन का। फिर आपको क्या करना है, स्टोइकियोमेट्री देख लो जरा। तो स्टोइकियोमेट्री क्या कहती है, H2 + Cl2 जब जोड़ेंगे तो 2HCl बनेगा यहाँ पर, यानी कि बच्चे अगर 1 मोल हाइड्रोजन है आपके पास तो उसके हिसाब से 1 मोल क्लोरीन होना चाहिए, ये कम है, तो ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसके हिसाब से कितने मोल बनेंगे बताओ, 0.5 मोल के हिसाब से यहाँ पर 1 मोल बनेगा, यानी 1 मोल HCl बनेगा, है कि नहीं, सही है। लिमिटिंग रिएजेंट पहचाना आपने, 0.5 है ना, शॉर्ट है ये। क्लोरीन। हाँ क्लोरीन लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, तो क्लोरीन के हिसाब से बच्चे इसका डबल बनेगा, है ना, स्टोइकियोमेट्री देख लो, डबल बनेगा। तो इसका मतलब 0.5 का डबल होता है 2, नहीं सॉरी 1 आएगा बच्चे, 0.5 का डबल तो 1 आएगा, हाँ 1 मोल, तो 1 मोल HCl इसका आंसर है, ठीक है। इस तरह के आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, ये करना, 7 क्वेश्चन है, और बाकी फिर हम कल और करेंगे, पीओएसी वाला टॉपिक कर लेंगे। चैप्टर 1 के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। कुछ रिमेनिंग है, जैसे ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, कल के टॉपिक में बच्चे ग्राम एटॉमिक मास कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, ठीक है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास इसी से मिलता जुलते टर्म्स हैं ये, ठीक है। और जैसे कई बार हम बोलते हैं ये टर्म्स होते हैं GAM GMM क्वेश्चंस हैं, और कुछ जो बाकी टॉपिक रह गए वो कल कवर करते हैं, ठीक है। सो बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू, ठीक है। आज तो बोल देता हूँ, ये बच्चे जो पीछे के क्वेश्चंस हैं वो भी करने हैं, और 7 क्वेश्चन जो दे रखे हैं ये भी आपको करने हैं, ठीक है। चलो ओके।
Okay, bye and take care all of you. Bye, sir. Okay, sir.